हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ ऋतिक, अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ लीडरशिप कोच। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फोर्सेज क्या है, फोर्सेज के अंदर ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है, फोर्सेज के अंदर पैसा कैसे आता है। सो दोस्तों आज हम सारे प्रोसेस के बारे में जानेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आज हम बात कर रहे हैं फोर्सेज प्रोजेक्ट के बारे में कि फोर्सेज प्रोजेक्ट क्या है। तो दोस्तों क्या फोर्सेज प्रोजेक्ट कोई कंपनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फोर्सेज प्रोजेक्ट कोई भी ना तो कोई कंपनी है, ना ही कोई इसका ओनर है, ना ही कोई इसका एमडी सीएमडी है, और ना ही इसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं, ना ही इसका कोई क्लोजिंग होता है। जैसे कंपनीज़ के अंदर क्लोजिंग होती है महीने में, सप्ते में, दिन में, ऐसी इसके अंदर कोई क्लोजिंग नहीं होती, इससे ना ही इसका कोई एडमिन है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें इसके अंदर क्यों नहीं है, कंपनी क्यों नहीं है, हम इस चीज़ को एक बार समझ के देखते हैं। हम एक जगह पे लेते हैं एटीएम को और दूसरी साइड में हम बैंक को लेकर देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि बैंक कैसे काम करता है, एटीएम कैसे काम करता है। बैंक के अंदर क्या होता है कि 9 से 5 की ड्यूटी होती है। जो भी इसके अंदर काम करते हैं उनकी 9 से 5 या 9 से 4 की ऐसी कुछ ड्यूटी होती है। और वहीं पर अगर बात करें एटीएम के अंदर, तो एटीएम हमारे लिए 24 आवर अवेलेबल रहता है। ओके गाइस, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम एटीएम का कभी भी किसी टाइम पे यूज़ कर लेते हैं। एटीएम की कोई छुट्टी नहीं होती, रविवार की या संडे की, या फिर कोई इसका कोई त्यौहार, दशहरा, दिवाली कुछ नहीं रहता। लेकिन वहीं पर अगर हम बैंक की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई, कोई भी बैंक अगर हम लेते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पर्टिकुलर छुट्टियाँ भी होती हैं और लंच टाइम भी होता है जिस टाइम पे हम अपना काम नहीं करवा सकते हैं। तो गाइज़ इसके अंदर क्या होता है कि एटीएम में जो होता है सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ह्यूमन बॉडी, बैंक के अंदर जो सर्वर होता है सारा काम जो होता है ह्यूमन बॉडी के थ्रू होता है, बट एटीएम के अंदर सारा काम ऑटोमेटिकली होता है। सो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोजेक्ट है, फोर्सेज प्रोजेक्ट, पूरे तरीके से डिजिटल प्रोजेक्ट है। सारा काम डिजिटली होता है, कोई ह्यूमन बॉडी का कोई इसके अंदर रोल नहीं है। जिसने इसको बनाया दोस्तों, उसने इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जिसने इसने बनाया, मिस्टर लाडो ने इसने बनाया। मिस्टर लाडो जो कि रसिया के रहने वाले हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया और उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया गाइस। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कंप्यूटर की, जिसके ऊपर कोई चीज़ डल जाती है तो उसको ना तो हम छेड़ सकते हैं और ना ही उसे बदल सकते हैं, ना ही उसको हैक कर सकते हैं। हैक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर किसी एक कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी नहीं होती। ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे मिलियन बिलियन कंप्यूटर्स के अंदर जो होती है, वो जो भी प्रोजेक्ट हम उसके अंदर डालते हैं तो वो मिलियन बिलियन कंप्यूटर्स के अंदर चला जाता है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे मिलियन बिलियन कंप्यूटर्स, 1 2 4 नहीं, बहुत सारे। ये क्या होता है कि एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिस कारण इसके अंदर ना तो कोई चीज़ ना तो इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर डल जाती है, ना तो उसको हम बदल सकते हैं, ना ही छेड़ सकते हैं, ना ही उसको हैक कर सकते हैं। हैक करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। क्योंकि 1 2 पर्टिकुलर कंप्यूटर की बात करें तो हम उनको हैक कर सकते हैं, 2 3 4 को हैक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को हैक करना इम्पॉसिबल होता है उसको। सो गाइज़ हमारा जो प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से सिक्योर प्रोजेक्ट है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसके ऊपर अगर कोई चीज़ डल जाती है तो ना तो उसको हम छेड़ सकते हैं, ना ही बदल सकते हैं। दोस्तों ब्लॉकचेन पे डलने के कारण ये जो प्रोजेक्ट है हमारा पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हो चुका है। अब गाइज़ आप डिसेंट्रलाइज को समझ के देखें तो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि ना तो कोई इसका जो ये सब चीज़ यहाँ पर है, ना तो कोई इसका कंपनी होता है, ना ही कोई ओनर होता है, ना ही कोई एमडी सीएमडी होता है, ना ही कोई इसके अंदर एडमिन होता है इसका। सो दोस्तों डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जिसका कोई मालिक ना हो, जिसका कोई एडमिन ना हो, उसे डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा फोर्सेज है, ये पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर ना ही तो किसी का अधिकार है, ना ही किसी का इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर अधिकार है इस टाइम के अंदर। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया गया है, तो किसी का भी इसके ऊपर अधिकार नहीं है। जैसे प्रोजेक्ट है एज इट इज़ चलता रहेगा, तो पर्टिकुलर किसी का भी है कि इसके ऊपर नहीं है अभी। और दूसरा एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि गाइस सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जो होता है कंपनी होती हैं, प्रोडक्ट जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर अभी चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग की एमएलएम की बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सेंट्रलाइज सिस्टम में आती हैं। उनके अंदर
क्या होता है कि एमडी होती है, सीएमडी होती है, उनका पूरा अधिकार उन्हीं का होता है। पर कंपनी के अंदर का प्रोडक्ट के रेट कब बढ़ाने हैं कब घटाने, सारा अधिकार उन्हीं का होता है। जिस कारण क्या होता है वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। और डिसेंट्रलाइज के सिस्टम के अंदर क्या होता है कि किसी का कुछ अधिकार नहीं होता, जिसका जैसे आइडिया होगा वैसे चलता रहेगा, जो जैसे काम करेगा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको वैसा इनकम भी मिलता रहेगा। बट सेंट्रलाइज सिस्टम में ओनर ही डिसाइड करता है कि किस बंदे को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो सब चीज़ें सेंट्रलाइज सिस्टम में होती है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सभी का सभी पहले से ही जो प्रोजेक्ट के अंदर होता है वैसे एज इट इज़ चलता रहता है। कोई ओनर उसको बार बार डिसाइड नहीं करता कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा या ऐसे प्रोजेक्ट काम करेगा। सो गाइस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो कि पूरी तरीके से सिक्योर प्रोजेक्ट है। अब हम बात करते हैं और यहाँ की डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कभी भी किसी का भी इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ब्लॉकचेन पे है, पूरी तरीके से सिक्योर सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ज्वाइन कैसे करें, ज्वाइन करने की क्या प्रोसेस है। अगर हम बात करें कि ज्वाइन कैसे करना है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पर आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि इंडिया की करेंसी क्या है, INR, जिसके अंदर आपने 5 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट को आपने देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। वहीं पर हमारे इंडिया के अंदर एक डिजिटल करेंसी भी है। डिजिटल करेंसी हम जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, या फिर हमारा अमेज़ॉन पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, एक्सेट्रास बहुत सारे हैं, मतलब कि पेटीएम हो गया। इस तरीके से हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिनके ज़रिए हम पेमेंट वगैरह डिपॉजिट क्रेडिट कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो हमारा क्रिप्टो करेंसी, यानी कि एक जो नई करेंसी का आप नाम सुन रहे हैं हमारे यहाँ से, अगर आपने नहीं सुना है तो पहले, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना ही इसको देख सकते हैं। डिजिटल करेंसी जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ होती है, जिसको हम पूरे वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हमारी INR को तो हम अपने देश में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी इसको हम पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी किसी देश के अंदर। सो इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर 2 तरीके के कॉइन होते हैं। एक स्टेबल कॉइन होता है, दूसरा जो होता है अनस्टेबल कॉइन होता है। स्टेबल कॉइन के अंदर आपको बताएंगे, और अनस्टेबल कॉइन के अंदर क्या होता है कि हमारा आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, बिटकॉइन, जो कि 2009 में लॉन्च हुआ था, जापान के थ्रू लॉन्च हुआ था ये। तो जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ 2009 में, तो इसका जो कीमत था 1 रुपये से भी कम था, लेकिन अब 2021-22 के अंदर इसका अप्रोक्स 45 लाख से भी ज़्यादा का इसका रेट गया है। अप्रोक्स 47 लाख के करीबन गया है, अभी भी 41 लाख के समथिंग चल रहा है। तो दोस्तों ये अनस्टेबल कॉइन है बिटकॉइन जो आप बता रहे हैं। और यहाँ पे जो हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अभी फोर्सेस के अंदर, उसके अंदर BUSD प्रोजेक्ट है जो BUSD बेस पे है। BUSD एक स्टेबल कॉइन है, यानी कि इसका जो रेट होता है वो डॉलर के करीब, डॉलर के अप्रोक्स होता है, यानी कि 76 रुपये से 86 रुपये तक रहता है हमेशा। तो ये जो है स्टेबल कॉइन है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे फोर्सेज के अंदर। सो यहाँ पर क्या ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है कि अगर हम इंडियन करेंसी के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होता है करीबन 3000 रुपये से। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर आप 3000 से ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर बदले में आपको मिलते हैं X3 के ये हाउसेस आपको मिलते हैं, जो कि इधर आपको दिख रहे होंगे। और X4 के आपको ये हाउसेस मिल जाते हैं। इनको आप डिजिटल हाउस भी बोल सकते हैं, या फिर आप इनको अपने पर्सनल घर कुछ भी बोल सकते हैं आप इनको। हम वैसे डिजिटल स्लॉट बोलते हैं इनको। स्लॉट आपको मिल जाते हैं, X3 के 2 स्लॉट मिल जाते हैं, X4 के 2 स्लॉट मिल जाते हैं। ये आगे 12 होते हैं। जितने ज़्यादा से स्लॉट से आप आते हैं उतने ही आपकी अच्छी इनकम यहाँ पर होती है। बट मिनिमम हम लेके चलें तो आपने 2 स्लॉट से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसके बाद में आपका वर्क क्या होता है, वर्क आपको यहाँ पर शेयर करने का होता है। जैसे आप कोई भी कुछ भी स्टार्ट करते हैं उसको शेयर करते हैं। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ लिया तो आप उसको शेयर करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हम घर परिवार में कोई चीज़ लेकर आते हैं नई चीज़, तो उसको हम शेयर करते हैं। मोबाइल लेके आते हैं तो उसको भी हम बताते हैं कि हमारा ये सेट बहुत अच्छा है मोबाइल का,
आप इसको भी यूज़ करें। ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने में शेयर कर देते हैं। तो उसी तरीके से आपको ये प्रोजेक्ट भी शेयर करना है। जब आप फर्स्ट बंदे को रेफ़र करते हैं तो वहाँ से आपको क्या बेनिफिट होगा, जब आप फर्स्ट बंदे को रेफ़र करेंगे तो आपको इंस्टेंट, जैसे उसने आपके साथ ज्वाइन किया तो आपको वहाँ पर फर्स्ट बंदे पर ही आपको 1200 रुपये का अर्निंग होगा। यानी फर्स्ट पर्सन पर आपको 1200 रुपये का अर्निंग हो जाएगा इंस्टेंट। 1 सेकंड के अंदर आपका पे आउट आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में या 1 हफ्ते के अंदर आएगा, इंस्टेंट 1 सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में आपके जो भी डॉलर होंगे आपका पे आउट 1 सेकंड के अंदर आ जाता है। तो 1200 रुपये का अर्निंग आपके पास हो जाता है। लेकिन जब आप दूसरे पर्सन को ज्वाइन करते हैं तब फिर से आपको 1200 रुपये का अर्निंग होता है। बट जब आप तीसरे पर्सन को ज्वाइन करते हैं तब फिर से आपको 1200 का अर्निंग होता है। लेकिन जब आप चौथे पर्सन को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको दुगना अर्निंग होगा, यानी कि 2400 रुपये का अर्निंग होगा। जब आप 5वें पर्सन को ज्वाइन करोगे तब भी आपको 2400 रुपये का अर्निंग होता है। सो गाइस, इसके अंतर्गत क्या है कि आप 5 लोगों को ही ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ से करीबन 8400 रुपये की अर्निंग कर लेते हैं, जो कि पूरे, अगर आप महीने भर में भी अगर आप कम से कम 5 बंदों को भी रेफ़र करते हैं, पूरे महीने भर आप 5 बंदों को रेफ़र करते हैं तो 5 बंदों से आपको लगभग 8500 रुपये की अर्निंग हो जाती है। जो इंडिया के अंदर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग कंपनीज़ के अंदर जॉब करते हैं तो उनके 8 घंटे की भी सैलरी होती है करीबन 9-10 हज़ार रुपये। तो उनका जितना आप घर बैठे बैठे सोशल मीडिया से सिर्फ मात्र 1 से 2 घंटा देख के भी आप सोशल मीडिया का यूज़ करके और यहाँ से अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। ये तो मैंने मिनिमम बताया है 5 बंदों को रेफ़र करने से। अगर आप ज़्यादा से करते हैं तो आप ज़्यादा भी यहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज़, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना ज़्यादा आप कमाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप यहाँ से कमा सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको थोड़ा कुछ समझ में आया हो हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, फोर्सेज प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। सो गाइज़, आपको और डिटेल में जानना है जिसके पास जिनसे आपको ये वीडियो मिला है आप उनके पास कांटेक्ट करें, वो आपको इसके बारे में और डीपली बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो। थैंक यू गाइज़।